वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज कोई इंट्रो नहीं होगा, आप बस मूवी को देखिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रशिया के कुछ साइंटिस्ट जीटा नाम के एक लड़के पर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जीटा के पास कुछ अलग ही सुपर पावर्स हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही जीटा वहां से भाग जाता है। तभी सभी सोल्जर्स जीटा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। जीटा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा होता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन उसके सामने जा रही है। जल्दी से जीटा उस ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद रशियन सोल्जर्स चाहकर भी जीटा को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीटा ट्रेन के अंदर एक आदमी की तस्वीर बना रहा है, और ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद जीटा ट्रेन में बैठकर गोवा में आ जाता है, क्योंकि जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वहां से इंडिया का बॉर्डर काफी करीब है। अब गांव में हम फ्रांसिस एंड कॉल्ट नाम के दो बाउंटी हंटर्स को देखते हैं, और दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको पता ना हो तो बाउंटी हंटर्स उन लोगों को कहा जाता है जो पैसे के बदले में पुलिस ऑफिसर्स का काम करके देते हैं। यानी कि पुलिस ऑफिसर्स इन लोगों को क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पैसे देते हैं, समझ गए, और फिर बदले में ये उन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ कर देते हैं। फ्रांसिस और क्लॉट भी पुलिस के लिए ही काम करते हैं, और जिन क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ नहीं पाती उन्हें पकड़ने का काम पुलिस इनको देती है। वहीं पर हम कमिश्नर श्याम को देखते हैं, जो फ्रांसिस से कहते हैं कि तुम्हें डिसूजा नाम के एक गुंडे को पकड़ना है। अब फ्रांसिस श्याम के कहने पर मिशन पे निकल जाता है। धीरे धीरे फ्रांसिस और कॉल्ट मिलकर डिसूजा का पता लगा लेते हैं और उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां फ्रांसिस डिसूजा के गुंडों को मार डालता है और डिसूजा को पकड़कर श्याम के पास लेकर जाने लगता है। तो उसी बीच रास्ते में फ्रांसिस की मुलाकात एंजेलिया से होती है, जो खुद भी एक पुलिस एजेंट है और वो भी एक बाउंटी हंटर है वैसे। और अब फ्रांसिस डिसूजा को श्याम के हवाले कर देता है, पर यहाँ एंजेलिया झूठ बोलती है कि उसने डिसूजा को पकड़ा है और उसके बदले पैसे मांगती है। फ्रांसिस कहता है कि ये झूठ कह रही है, इसने नहीं बल्कि मैंने डिसूजा को पकड़ा। और इससे होता यह है कि दोनों के बीच यहाँ पर खतरनाक बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान श्याम कॉल्ट से पूछता है कि फ्रांसिस और एंजेलिया हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं। तब जवाब में कॉल्ट उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले फ्रांसिस एंजेलिया से एक बार में मिला था और पहली नजर में उसे पसंद भी करने लगा था। दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उनके बीच लड़ाई हो गई, जो कि दोनों के अलग होने की वजह भी बनी, और तब से दोनों हमेशा अलग ही रहते हैं। अब हम दोस्तों रशियन सोल्जर्स को देखते हैं, जो अपने कमांडर रियान को ये बताते हैं कि उन्हें जीटा का पता चल गया है और वो गोवा में छुपा हुआ है। तो इस पर रियान उन्हें कहता है कि किसी भी हाल में जीटा को वापस लेकर आओ, हमें उसकी बहुत जरूरत है। जिसके बाद वो सोल्जर्स जीटा को वापस पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ श्याम फ्रांसिस और एंजेलिया को एक नए मिशन के बारे में बताता है, जहां उन्हें जॉन नाम के गैंगस्टर को पकड़ने का काम दिया जाता है, पर साथ ही ये भी वार्न किया जाता है कि तुम्हें जॉन के भाई कंबूटा से बचकर रहना होगा, क्योंकि कंबूटा जॉन से बहुत प्यार करता है और अगर कोई जॉन के खिलाफ जाए तो कंबूटा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। साथ ही इन लोगों को यह भी कहा जाता है कि जो पहले जॉन को पकड़ कर लेकर आएगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। और इसको सुनते ही दोनों जॉन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, और ये एक तरह से फ्रांसिस और एंजेला के बीच रेस की तरह होता है दोस्तों। मतलब कि जॉन को पहले कौन पकड़ेगा, कौन अपने आप को सबसे पहले साबित करेगा और कौन बनेगा 10 लाख का विनर। आगे फ्रांसिस जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ एंजेलिया चिल कर रही होती है, जैसे कि उसको सब कुछ पता हो, और उसके दिमाग में तो ये भी चल रहा है कि जब फ्रांसिस सब कुछ पता लगा लेगा तो तभी वो भी वहां पहुंच जाएगी। कुछ देर के बाद फ्रांसिस को पता चल जाता है कि जॉन एक बोट में आराम से मजे कर रहा है, जिसके बाद फ्रांसिस और क्लॉट वहां पहुंचते हैं और जॉन को पकड़ने की पूरी कोशिश भी करते हैं। जिस दौरान दोस्तों वो इन पर गन शूट करने वाला होता है कि तब तक कॉल्ट फ्रांसिस के हाथ से गन लेकर जॉन को ही शूट कर देता है। लेकिन इससे फ्रांसिस को बड़ा गुस्सा आता है। वो आग बबूला होते हुए कहता है कि अरे तूने ये क्या कर दिया, अगर कंबूटा को पता चल गया कि हमने जॉन को मार दिया तो कंबूटा हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद दोनों चुपके से जॉन की लाश को बोट पर छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस और कॉल्ट बोट पर जीटा को देखते हैं। जीटा को देखकर दोनों की घबराहट शुरू। तो फ्रांसिस कॉल्ट से कहता है कि शायद इस बच्चे ने हमें जॉन का खून करते हुए देख लिया है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। दोनों वहां से चले जाते हैं, पर जीटा फ्रांसिस को तब भी दूर से देख रहा होता है, जिससे हमें समझ पाते हैं कि शायद जीटा फ्रांसिस को पहले से जानता है। और जब फ्रांसिस और कॉल्ट वहां से निकलते हैं तभी कुछ देर के बाद एंजेला वहां पर पहुंच जाती है। एंजेला तो जॉन की लाश देखकर शॉक हो जाती है और सीन यहीं पर होता है कट। अगले दिन सुबह फ्रांसिस अपने घर में बैठा होता है, तभी कॉल्ट दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मैंने जीटा को एंजेला के घर पर देखा है। लगता है एंजेला जीटा की मदद से जॉन के कातिल का पता लगाना चाहती है। फ्रांसिस भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और बिना देरी किए एंजेला के घर पर पहुंचता है। वहां फ्रांसिस देखता है कि जीटा जॉन के कातिल का फोटो बना रहा है और वो फोटो फ्रांसिस का ही है। फ्रांसिस भी बिना वक्त गंवाए जीटा को अपने साथ लेकर निकल जाता है, ताकि अब वो और किसी को सच ना बता पाए। वहीं एंजेला भी फ्रांसिस को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। आगे फ्रांसिस, कॉल्ट और जीटा एक कार में जा रहे होते हैं। तभी जीटा को अचानक उल्टी होने लगती है और उसे सीज़ियर अटैक आ जाता है, जिसको देखकर फ्रांसिस घबरा
घबराहट में तुरंत जीटा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ डॉक्टर फ्रांसिस को बताती है कि जीटा के सर पर गहरी चोट है, उसके शरीर पर कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। फ्रांसिस ये सुनकर डर जाता है और उसे अब जीटा की चिंता होने लगती है। वो कॉर्ड के साथ मिलकर जीटा के माँ बाप का पता लगाने का फैसला करता है। आगे कुछ देर के बाद जीटा थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है और जब वो जीटा को घर लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि घर आने के कुछ देर के बाद ही जीटा दीवार पर कुछ अजीब सी ड्राइंग्स बना रहा है, जिसको देखकर फ्रांसिस को अलग अलग विजन्स आ जाते हैं जो कि ज्यादा क्लियर नहीं होते। वैसे इस दौरान जीटा फ्रांसिस के काफी क्लोज हो जाता है। उसे बेड पर सुलाने के बाद भी वो बार बार वापस फ्रांसिस के पास ही आ जाता है। तो फ्रांसिस आखिरकार जीटा से पूछ देता है, क्या तुम्हें भूख लगी है बेटा? जीटा हाँ में जवाब देता है। इसके बाद फ्रांसिस और कॉर्ड उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। तभी एंजेला वहां पर आकर चुपके से फ्रांसिस को हथकड़ी लगा देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। कुछ ही देर में यहाँ पर कंबूटा पहुंचने वाला है और वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फ्रांसिस फिर हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। तभी दोस्तों कंबूटा अपने लोगों के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो फ्रांसिस अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है अब। लेकिन उसी वक्त अचानक से वहां पर रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं जो जीटा को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे और फिर अगले ही पल वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें कंबूटा की जान चली जाती है। इन्हीं चीजों के बीच रशियन सोल्जर्स जीटा को पकड़ कर ले जाने लगते हैं और फ्रांसिस देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह हथकड़ी तोड़कर सोल्जर्स की कार का पीछा करता है। तभी यहाँ से कहानी जाती है पूरी तरह फ्लैशबैक में और यहाँ आपने भी दोस्तों गौर किया होगा कि फ्रांसिस जीटा से कुछ समय पहले ही मिला था। जब वो कुछ समय पहले मिला तो उसके लिए इतना परेशान क्यों है? ये सवाल तो आपके दिमाग में आया होगा ना। इसका जवाब है इस फ्लैशबैक में। स्वागत है। कहानी जाती है 1000 साल पहले, जब एक दिन रोमन सोल्जर का लीडर एंथनी अपनी सेना के साथ दुनिया पर कब्जा करने निकला था। तब उसे इंडिया के नजदीक 5 आइलैंड के बारे में पता चला, मंडिया, वेगांडू, मुक्काडू, आर्थी और पेरुमाची। एंथनी इन आइलैंड्स पर कब्जा करने के लिए कोडवा नाम के एक आदमी की मदद लेता है जो उन आइलैंड्स की भाषा को समझता था और उसे आइलैंड में रहने वाले लोगों के बारे में काफी कुछ पता भी था। एंथनी कोडवा से कहता है, मुझे पेरुमाची पर कब्जा करना है, तो अगर तुम मेरी मदद करोगे और एक पेरुमाची के सैनिक का हाथ काट कर लाओगे तो उसके बदले मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर कोडवा के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको 100 सैनिकों के हाथ काट कर ला के दूंगा, एक नहीं। फिर कोडवा अपनी पत्नी और बेटे के साथ पेरुमाची आ जाता है और कोडवे के बेटे का नाम जीटा होता है दोस्तों, जीटा। जिसके बाद कोडवा पेरुमाची के सरदार सिंघा से जाकर कहता है कि हमारे राज्य में कुछ मेहमान आए हैं और उन्हें बोट बनाने के लिए 100 लोगों की जरूरत है, इसलिए वो लोग आपकी सेना के 100 लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और मुझे यकीन है आप उनकी मदद जरूर करोगे। अब सिंघा कोडवा की बातों में आकर दोस्तों अपने 100 सैनिक कोडवा के साथ भेज देता है, लेकिन कोडवा यहाँ सिंघा को धोखा देकर उन सभी से बड़ी चालाकी से अपने लोगों की मदद से सभी सैनिकों को बेरहमी से मार डालता है और इस तरह कोडवा एंथनी के पास लेकर जाता है 100 सैनिकों के हाथ को जो उसने काट दिए थे। तो एंथनी कोडवा से खुश होकर उसे 200 सोने के सिक्के देता है, यानी कि एक हाथ पर 2 सोने के सिक्के, तो 100 हाथ पे 200। फिर अगले दिन कोडवा फिर से सिंघा से जाकर झूठ कहता है कि बोट बनाने के लिए हमें और 100 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद सिंघा वापस से अपने 100 सैनिक कोडवा के साथ भेज देता है। लेकिन इस बार जब कोडवा उन सैनिकों को मारने वाला होता है तभी रघु नाम का एक सैनिक कोडवा से कहता है कि इस बार तुम्हारी चाल नहीं चलेगी और पिछली रात तुमने धोखे से हमारे सैनिकों को मार डाला था, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने में दोस्तों वहां पर कंगा नाम का एक सोल्जर आ जाता है जो कि बहुत ही शूरवीर योद्धा है। पेरुमाची के सभी लोग कंगा से बहुत प्यार करते हैं। तब कंगा कोडवा से कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर आखिर में कंगा कोडवा के सभी आदमियों को मार डालता है और सभी दुश्मनों का इस तरह अंत। जिसके बाद कंगा कोडवा को घसीटते हुए सिंघा के पास लेकर आता है। सिंघा कोडवा से कहता है कि तुमने बहुत सारे घरों को उजाड़ा है, काफी सारी औरतों को विधवा किया है, इसलिए तुम्हें जिंदा चलाकर मार देना चाहिए और यही मेरा आखिरी फैसला है। सभी लोग कोडवा को एक पेड़ पर बांध देते हैं और बांधने के बाद वो लोग कोडवा को जिंदा जला देते हैं। कोडवा की पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन कोडवा की पत्नी अपने पति के बिना रह नहीं पाती। उसके अंदर बदले की आग जलती है। कोडवा की पत्नी कंगा से कहती है कि मैं भी आग में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ, मेरे मरने के बाद तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहने के बाद कोडवा की पत्नी आग में कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद जीटा की सारी जिम्मेदारी कंगा पर आ जाती है। कंगा सभी से कहता है कि आज जीटा मेरा बेटा है और मैं कोडवा की गलती की सजा उसके बेटे को नहीं दे सकता हूँ। सभी लोग कंगा को काफी समझाते हैं कि हमें जीटा को भी मार देना चाहिए, लेकिन यहाँ कंगा किसी की बात को नहीं मानता और कंगा ने जीटा की माँ से जीटा का ख्याल रखने का वादा जो किया था उससे ही वो निभा रहा है। तब एक दिन सभी बच्चे जीटा का मजाक बना रहे होते हैं, तभी वहां पर कंगा आ जाता है। कंगा सभी बच्चों से कहता है कि जीटा तुम्हारा दोस्त जैसा है, इसलिए तुम्हें जीटा का साथ देना चाहिए। उसके बाद कंगा सभी बच्चों को तलवार सिखाने लग जाता है, साथ ही साथ वो जीटा को भी अच्छे से सिखाता है तलवारबाजी। अब हम एंथनी को देखते हैं और कोडवा के मरने के बाद एंथनी सोच में पड़ जाता है कि आखिर पेरुमाची पर कब्जा कैसे करूं। तभी मंत्रा नाम का एक आदमी एंथनी के पास आता है। मंत्रा एंथनी से कहता है कि अगर तुम्हें पेरुमाची पर कब्जा करना है
तो तुम्हें अराथी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अराथी और पेरुमाची के बीच काफी समय से लड़ाई चल रही है। अब एंथनी अराथी के सरदार से मिलने चाहता है। अराथी के सरदार का नाम है उदीरन। अराथी के लोगों के अंदर दया नाम की चीज नहीं होती, और साथ ही साथ उदीरन के 3 बेटे होते हैं। उन तीनों का नाम थुप्पन, अगासन और अरकालन होता है। तब एंथनी अराथी के सरदार उदीरन से कहता है कि देखो, मुझे पेरुमाची पर कब्जा करना है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। फिर उदीरन एंथनी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरी ओर कंगा को यह बात पता चल जाती है कि उदीरन के लोग पेरुमाची पर हमला करने वाले हैं, इसलिए कंगा युद्ध की तैयारी करने में लग जाता है। जिसके बाद उदीरन अपने बेटे थुप्पन और अगासन से कहता है कि देखो, युद्ध से पहले पेरुमाची के लोग अपनी देवी की पूजा करते हैं और अगली सुबह पेरुमाची के सभी सैनिक तालाब में नहाने जाने वाले हैं। तो तुम सभी को उसी समय का इंतजार करना होगा और तभी पेरुमाची पर हमला करना होगा। अब रात के समय कंगा और बाकी सैनिक अपनी देवी की पूजा करते हैं। अगली सुबह कंगा सभी सैनिकों के साथ नहाने जा रहा होता है, लेकिन इतने में थुप्पन और अगासन कंगा पर हमला कर देते हैं। कंगा थुप्पन और अगासन से लड़ने लग जाता है। लड़ाई में थुप्पन को जान से मार भी डालता है। धीरे धीरे सभी दुश्मनों का अंत होता है। तभी वहां पर सीटा पहुंच जाता है। कंगा सीटा से कहता है कि तुम जाकर मेरी तलवार लेकर आओ। जिसके बाद सीटा भागते हुए कंगा की तलवार लेने के लिए जाता है। अब सीटा तलवार लेकर कंगा को देने आ ही रहा होता है, लेकिन कंगा को यह बात पता नहीं होती कि सीटा उस तलवार से कंगा पर ही वार करने वाला है। और जब कंगा अगासन से लड़ रहा होता है तभी सीटा कंगा पर तलवार से वार कर देता है। कंगा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पाता, क्योंकि कंगा ने सीटा को अपने बच्चे की तरह संभाला था। तब सीटा कंगा से कहता है कि मुझे काफी दिनों से इस पल का इंतजार था और आज मैंने अपने पापा की मौत का बदला ले लिया है। इतना कहकर सीटा वहां से भाग जाता है। तलवार लगने की वजह से कंगा काफी घायल भी हो जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी कंगा अगासन को जान से मार डालता है। साथ ही साथ कंगा भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पेरुमाची के सैनिक कंगा को वापस लेकर आ जाते हैं। साथ ही साथ कंगा का अच्छे से इलाज किया जाता है। अब जब अगली सुबह कंगा की आंख खुलती है तो कंगा हर जगह सीटा को ढूंढने लग जाता है, लेकिन पूरे गांव में सीटा कहीं नजर नहीं आता। फिर वो सीटा को ढूंढने के लिए जंगल चला जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे सीटा मिल जाता है। वो सीटा से कहता है कि मैं जानता हूं तुम अपने पापा की मौत का बदला मुझसे लेना चाहते हो और मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन उदीरन कभी भी पेरुमाची पर हमला कर सकता है, इसलिए मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी होगी और उसके बाद तुम मुझे अपने हाथों से मार डालना। बस एक बार मैं पेरुमाची को बचा लूं। जिसके बाद कंगा सीटा को वापस से सभी लोगों के बीच में लेकर आता है। वहां सभी लोग सीटा पर बहुत गुस्सा होते हैं कि इसने धोखा दिया। अब कंगा सभी से कहता है कि सीटा के साथ मैं काली जंगल जाऊंगा, क्योंकि वहीं से हम आगे का प्लान शुरू करेंगे। कंगा और सीटा पेरुमाची छोड़कर काली जंगल में आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ उदीरन अपने दोनों बेटों की लाश देखकर अंदर से बहुत गुस्से में आ जाता है। उदीरन के अंदर कंगा से अपने बेटों की मौत का बदला लेने का भूत सवार होता है। वो फैसला करता है कि वो तब तक अपने बेटों की लाश को नहीं जलाएगा जब तक वो कंगा को मार नहीं डालता, और इस तरह उदीरन पेरुमाची पर हमला करने के लिए कई तरकीब बनाता है। जिसके बाद जब कंगा और सीटा काली जंगल में जा रहे होते हैं तभी एक मगरमच्छ सीटा पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि वो सीटा को जान से मारने वाला होता है, लेकिन कंगा अपनी जान पर खेलकर उस मगरमच्छ को मार डालता है। फिर उसके बाद सीटा की चोट पर दवाई लगाता है। यानी कि कंगा सीटा का ध्यान एक बाप की तरह रख रहा था। कंगा को सीटा से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन अभी भी सीटा को अपने बाप की बहुत याद आ जाती है। कंगा भी सीटा के माँ बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। अब यहाँ से एंथनी को देखते हैं। एंथनी उदीरन से गुस्से में कहता है कि तुम्हारे सारे बेटे एक नंबर के निकम्मे हैं और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर उदीरन एंथनी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और एंथनी को जान से मार डालता है। जिसके बाद उदीरन अपने बेटे अरक्लन को पेरुमाची पर हमला करने के लिए भेज देता है। अब सिंघा दोस्तों अपने सभी सैनिक से तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि उदीरन कभी भी पेरुमाची पर हमला कर सकता है। तभी कुछ लड़कियां सिंघा से कहती है कि हम जंगल में सूखी लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। सिंघा उन लड़कियों से कहता है कि तुम लोग संभल कर जंगल में जाना, क्योंकि जंगल में काफी कोहरा है इस समय। फिर सभी जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं, पर रास्ते में अरक्लन उन लड़कियों पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को जान से भी मार डालता है, लेकिन वो लड़कियां डरती नहीं। सभी लड़कियां मिलकर अरक्लन के सैनिकों से लड़ जाती है और उन लड़कियों को लड़ना दोस्तों कंगा ने सिखाया था। वो लड़कियां एक एक करके अरक्लन के सभी सैनिकों को मार डालती है। साथ ही साथ वो लड़कियां मिलकर अरक्लन को भी जान से मार डालती है। और जब ये बात सिंघा को पता चलती है कि अरक्लन ने औरतों पर हमला किया था तो सिंघा एक सभा बैठाता है। उस सभा में 5 वायलेंट के सरदार आते हैं। तो यहाँ सिंघा उदीरन से कहता है कि तुम्हारा बेटा एक नामर्द है, क्योंकि उसने औरतों पर हमला किया था, इसलिए तुम्हें अपने बेटे की लाश को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तब अपने बेटे की लाश को देखकर उदीरन अंदर से काफी गुस्सा हो जाता है। वो सिंघा को बहुत मारता भी है, साथ ही साथ जंग का ऐलान भी कर देता है उदीरन। और फिर मरने से पहले सिंघा कंगा को यह खबर पहुंचा देता है कि उदीरन अपनी सेना के साथ पेरुमाची पर हमला करने वाला है। लेकिन तभी दोस्तों उदीरन सिंघा को पूरी तरह मार डालता है। जिसके बाद उदीरन पेरुमाची
मच पर हमला करने के लिए हो जाता है तैयार। लेकिन इतने में एक सिपाही उदयन को बताता है कि तुम्हारा दुश्मन कंगा काली जंगल में छुपा हुआ है। अब उदयन अपनी सेना के साथ काली जंगल में जाता है। उदयन की सेना जंगल में कंगा पर हमला कर देती है, लेकिन कंगा काफी बहादुरी से सारी सेना को मार डालता है। तब उदयन समझ जाता है कि काली जंगल में कंगा को नहीं मारा जा सकता, इसलिए वो जीटा को पकड़कर बोट के बाहर बांध देता है। साथ ही साथ प्रेजेंट में भी जब फ्रांसिस जीटा को बचाने जाता है तो सारे सोल्जर्स फ्रांसिस पर फायरिंग करने लग जाते हैं और गोली लगने की वजह से फ्रांसिस काफी घायल हो जाता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी फ्रांसिस उन सोल्जर्स का पीछा करने में लगा होता है। वो सोल्जर्स भी जीटा को प्लेन में बैठाकर ले जाने लगते हैं। फिर जीटा को बचाने के लिए कंगा भी उदयन की बोट पर आ जाता है, जिसके बाद कंगा देखता है कि उदयन ने जीटा को बोट के बाहर रस्सी से लटका दिया है और अगर जीटा पानी में गिरता तो उसे समुद्र की भयानक मछली हमेशा के लिए मार देती। इसलिए कंगा जीटा का रस्सी पकड़ लेता है और इस चीज का फायदा उठाकर उदयन कंगा को बहुत मारता है, पर कंगा मार खाने के बाद भी जीटा की रस्सी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ जब प्लेन जीटा को लेकर जा रहा होता है तभी फ्रांसिस प्लेन में आ जाता है। सारे सोल्जर्स फ्रांसिस पर गोली चलाते हैं। फ्रांसिस उन सोल्जर से लड़ने लग जाता है, पर गलती से फ्रांसिस का पैर फिसल जाता है और फ्रांसिस प्लेन के बाहर जाकर लटक जाता है। यहाँ सीधे हम कंगा को देखते हैं। उदयन कंगा को बहुत ज्यादा मारता है, पर जीटा कंगा को मार खाते देख नहीं पाता, इसलिए जीटा अपनी रस्सी खुद ही काट देता है और सीधे समुद्र में जाकर गिर जाता है, जिसके बाद समुद्र की खूंखार मछलियां जीटा को खा जाती है और ये देखकर अंदर से कंगा बहुत दुखी हो जाता है। कंगा फिर गुस्से में उदयन को तड़पा तड़पा कर मारता है और इतना मारता है कि उसे समुद्र में फेंक देता है। समुद्र की वही मछलियां उदयन को भी जान से मार डालती हैं। कहानी आती है फिर से प्रेजेंट में, जहां पर हम फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि उस जन्म में दोस्तों कंगा था और जीटा उस जन्म में जीटा ही था। आगे यहाँ जब सोल्जर्स जीटा को ले जाने वाले होते हैं तभी कंगा यानी कि फ्रांसिस उन सोल्जर से लड़ने लग जाता है। कंगा यानी कि फ्रांसिस एक एक करके सारे सोल्जर्स को जान से मार डालता है, जिसके बाद वो जीटा को गले लगाता है और इससे हम समझ पाते हैं कि उसे भी अपने पास्ट की बातें याद आ गई है। कंगा फिर जीटा से वादा करता है कि पिछले जन्म में मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन इस जन्म में मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। अब हम देखते हैं कि अराथी आइलैंड के लोग उदयन की लाश को जलाने वाले होते हैं, पर तभी वहां पर रथान आ जाता है। रथान दोस्तों उदयन का नाजायज औलाद है और उदयन के मरने के बाद अराथी आइलैंड का राजा रथान ही बन जाता है, जो कि शायद अब कंगवा से अपने पिता की मौत का बदला लेगा। अब करंट में हम रशियन कमांडर रयान को देखते हैं और यहाँ बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील होती है कि रयान ही पिछले जन्म में रथान था दोस्तों। और अब रयान को अपने पास्ट के बारे में सब चीजें याद आ जाती है। फिर रयान फैसला करता है कि वो जीटा और फ्रांसिस को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, उन दोनों से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा इस जन्म में। आगे दिखाते हैं तो फ्रांसिस जीटा को अपने घर पर लेकर जाता है। इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।